जय भारत, जय संविधान। मैं मैमूना नरगिस, राजस्थान राज्य इकाई देश सेवा पार्टी की महासचिव और मुख्य प्रवक्ता आप लोगों से कुछ गंभीर मुद्दे पे बात करने के लिए आई हूँ। मैंने कल एक स्टेटस शेयर किया था जिसमें मैंने कहा था कि देशवासियों, अभी भी वक्त है, जाग जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश की जो भारत सरकार है वो प्राइवेट लिमिटेड में बदल जाए। और ये मैंने बहुत सोच समझ कर बोला था। देखिए, मैं कोई भी बात इधर उधर की नहीं करती, लॉजिकली मैं बात करना चाहती हूँ और लॉजिकली बात करने की मैं आदी हूँ। आपने मेरी काफ़ी लाइव वीडियोस भी देखी होंगी और वैसे भी मेरे आप रिटन में भी आप मेरे शेयरिंग देखते हैं। मैं कभी भी इधर उधर की बात नहीं करती हूँ, लॉजिकली बात करती हूँ। उन मुद्दों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ जिसमें या तो आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं, आप उसमें अपनी प्रेजेंट नहीं दिखाना चाहते, या फिर आप अनजान होंगे। होता है, बहुत से लोग डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, नहीं न्यूज़ देखने का टाइम होता है तो वो सोशल मीडिया भी वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। न्यूज़ पेपर और टेलीविज़न पर न्यूज़ की मैं बात ही नहीं करूँ। हाँ, तो वही दिखाया जाता है जो फेवर में होता है सरकार की, वो ज़्यादा दिखाया जाता है। मैं सोशल मीडिया की बात करूँ तो अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो एफबी पर नहीं आते हैं, ट्विटर पर नहीं आते हैं, उनके अकाउंट्स नहीं हैं, तो लोग अनजान भी होते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी कुछ चीज़ें, कुछ मुद्दे वाकई में लॉजिकली हैं तो आप उनको शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बात ज़ाया जाए। मैं चाहती हूँ मेरी बात हर हिंदुस्तानी, हर देशवासी तक पहुँचना चाहिए। और अगर मैं गैर मामूली बात करती तो शायद एक ऐसे रिपोर्टर के जिनको देश सलाम करता है, देश के ईमानदार जनता सलाम करती है, मिस्टर रवीश कुमार, वो ट्वीट पर डेली मेरी मोस्टली ट्विटर्स पे मेरे मैं जो भी शेयर करती हूँ, जो मैं फेसबुक पे करती हूँ वही मैं ट्वीट पे करती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मेरे यहाँ पर फेसबुक पे कुछ मेरे सीनियर्स हैं, कुछ मेरे अपने अच्छे दोस्त हैं, वो कुछ अच्छा शेयर करते हैं तो मैं उसमें भी थोड़ा अपनी बात रख के उसको भी मैं ट्वीट कर देती हूँ। तो रविश कुमार जी उसको ज़रूर लाइक भी करते हैं और रीट्वीट भी करते हैं वो उसको, और ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। तो आप लोग प्लीज़, अगर मेरी कोई बात आपको लगे कि हाँ मैंने सही कुछ मुद्दा उठाया है, तो आप प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर किया कीजिए। मैं यहाँ पर बात करने के लिए आई हूँ। एक दौर था, एक साल था कि जब किसी ने बड़ा सीना चौड़ा करके कहा था कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा। आज के हालात ये हैं कि मुझे बताइए कि क्या बाकी रह गया है बिकने से। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। मैं हिजाब में हूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं एक मुस्लिम वुमेन बात कर रही हूँ। तो मुझे आप सिर्फ एक हिंदुस्तान की वो वुमेन की महिला के तौर पे लीजिएगा, जो सशक्तिकरण महिला है और जो गलत को गलत कहती है और सही को सही कहना जानती भी है और आवाज़ भी उठाती है। मैं इसी भारत की भूमि पर पैदा हुई हूँ और यहीं पर मुझे एक दिन मरना है, यहीं मुझे दफन होना है, कहीं और मुझे नहीं जाना। न मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने वतन को छोड़कर कहीं और भी जाऊं। उस लिहाज से सिर्फ मुझे देखिएगा, मुझे सुनिए, आप मुझे देखिएगा नहीं, क्योंकि बहुत से लोग पर्सनैलिटी, यानी कि हमारे यहाँ उर्दू में एक वर्ड होता है शख्सियत परस्ती। वालेकुम अस्सलाम निगत बाजी। उस शख्सियत परस्ती एक वर्ड है हमारे यहाँ। अक्सर लोग शख्सियत परस्ती में गुमराह हो जाते हैं, यानी कि वो ये देखते हैं कह कौन रहा है, सुनते नहीं है कि क्या कह रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, अच्छी बात और सही बात भी आप लोग मिस कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी ने कहा था एक बार कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। मैं आज देशवासियों से सवाल करना चाहती हूँ कि क्या बिकने को रह गया है, क्या बचा है अब। हमारे देश में मंडी तक प्राइवेट सेक्टर को दी गई है,
किसानों को सड़कों पे लाकर खड़ा कर दिया है। किसानों का जो मुद्दा बेचारों का उठा था, जो पिटे थे बेचारे किसान पुलिस की लाठियों से और पुलिस के भेष के साथ में छुपे हुए वो गुंडे जिन्होंने किसानों पर लाठियां चलाई थी, वो मुद्दा तो दबा दिया गया है और नए मुद्दे शुरू कर दिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे बेटियों का बलात्कार किया नहीं जाता है, करवाया जाता है। शायद एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा उठाया जाता है, मुझे ऐसा महसूस होता है। कभी कभी मुझे मेरा सिक्स सेंस ये कहता है कि कहीं से ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कुछ किया जाता है, जिसके बहुत सारे सबूत हैं। पुलवामा भी एक उसका सबूत है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे भ्रष्टाचार, गुनाह ऐसे भी हुए हैं कि जो दूसरे गुनाह, पहले गुनाह को छुपाने के लिए हुए हों। तो मेरा कहीं ना कहीं एक मेरा दिल ये कहता है कि शायद किया नहीं हुआ, करवाया गया हो। कुछ भी हो सकता है। यहाँ इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि जो देश संस्कारों का एक रूप हुआ करता था, जो देश तहजीब का एक रूप हुआ करता था, जिस देश में पड़ोसी की माँ बहनों को भी माँ बहन ही समझा जाता था, जिस जगह पर मोहल्ले की बेटियों को हम हमारे उस मोहल्ले के मर्द इस तरह से ट्रीट करते थे जैसे अपनी घर की बेटियां हों, और वो हिफाजत भी उसी तरह से करते थे। अगर कुछ गलत होता हुआ देखते थे तो उन बेटियों को हक से डांट भी दिया करते थे। वो दौर अब कहीं खो गया है। ना पड़ोसी का यकीन रहा, ना रिश्तेदारों का विश्वास रहा। वो तो दौर कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि जो हिंदुस्तान की एक पहचान है, जो हिंदुस्तान जिन चीज़ों से हिंदुस्तान पहचाना जाता है, यानी कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी विरासत, ये हमारी पहचान है। वही पहचान हम खोते जा रहे हैं और हमारी आंखों में शर्म ख़त्म हो गई है। हमारे हमारे लहजे में बड़ों के लिए अदब ख़त्म हो गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम ख़त्म किए जा रहे हैं और उसकी भी वजह कहीं ना कहीं ये राजनीति ही है। राजनीति एक ऐसा जहर बन चुका है देश के लिए कि जो सिर्फ अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमारे देश को एक ऐसी राजनीति की ज़रूरत है जो हमने किताबों में कभी पढ़ी थी, राजनीतिक शास्त्र में। हमें वो राजनीति चाहिए जो गीता में लिखी हुई है, हमें वो राजनीति करनी है जो कुरान में लिखी है। हमें ऐसी राजनीति की ज़रूरत है जिस राजनीति से जनता का भला होता है और देश का भला होता है। हमें ऐसी राजनीति दोबारा लानी होगी। मैं बार बार उस बात के लिए दोहराऊं वो अच्छा नहीं लगता। आप लोग भी सोचेंगे कि एक ही बात बार बार दोहराती है, लेकिन मैं क्या करूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को कैसे जगाऊं। मेरे जो भाई हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, क्योंकि मैं यहाँ मज़हब की बात ही नहीं करने आई हूँ, मैं यहाँ सिर्फ अपने देश की बात करने आई हूँ। तो आप सिर्फ एक देशवासियों की तरह मेरी बात को सुने। आपको मैं कैसे बेदार करूं, यानी कि कैसे मैं जागरूक करूं मैं आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं अभी कुछ 1-2 दिन पहले मैंने कुछ डाला था, तो बिल्कुल लॉजिकल ही मैंने डाला था, जिसके जवाब में एक पढ़े लिखे युवक ने मुझे जवाब दिया कि वो पहले आप अपने आप को तो देख लें। तो मैंने उनको एक बहुत अच्छा जवाब भी दिया था जो कई लोगों को पसंद भी आया था। फिर एक पढ़े लिखे रिटायर्ड ऑफिसर ने मुझे कहा कि आप ये बातें कहाँ से लाती हैं और आपकी सोच है, ये हमारी सोच नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अंधभक्ति जो हमारे जो दिमाग पर हमारे एक पर्सनालिटी दबाव डाल चुकी है, असर छोड़ चुकी है। हमें उस पर्सनालिटी के दबाव से निकलना पड़ेगा। हमें सिर्फ प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा कि हम क्या ऐसा करें कि जिससे हमारी आने वाली नस्लों के लिए अच्छा हो। मैं पूछना चाहती हूँ, आप आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ना चाहते हैं? पूरा देश एक प्राइवेट सेक्टर में बदल जाए जहाँ हर चीज़ महंगी हो, हर काम आपका मुश्किल हो जाए, बिना पैसों के काम ना हो आपका? ऐसा आप एक देश चाहते हैं जहाँ हर चीज़ बिक जाए?
कुछ भी गवर्नमेंट के अंडर में ना रहे, सब इन बड़े बड़े बिजनेस होल्डर्स के हाथ में चला जाए। अभी भी वक्त है देशवासियों, आप लोग एक आवाज़ होकर आवाज़ उठाइए। देश सेवा पार्टी इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आगे आई है। हमको बार बार इसलिए आप लोगों को जगाना पड़ रहा है क्योंकि हमें आपका विश्वास जीतना है, हमें करके दिखाना है। हमें सत्ता में आने से पहले बहुत कुछ करके हम आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, और उसके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि देश हमारा एकता से हमेशा जीतता आया है। एकता के बगैर कुछ नहीं हो सकता और हमारे देश की पहचान एकता ही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। ये नारा जो कहीं खो गया है, प्लीज़ उसको वापस लेकर आ जाइए और वो नारा दोबारा गुनगुनाइए, और ऐसे गुनगुनाइए कि जब होली का रंग हो तो वो मेरे गाल पे भी नज़र आए और आपके गाल पे भी नज़र आए। जब ईद की सेवइयाँ हम कटोरी से अपने मुंह में रखें तो वो सिर्फ हमारे मुंह में ना जाए, वो आपके मुंह में भी जाए। तो ऐसा कोई भारत आप प्लीज़ लेकर आइए। ऐसे देश की हमारी आने वाली नस्लों को बहुत ज़रूरत है। हम आने वाली नस्लों को क्या छोड़ कर देना चाहते हैं? जाना चाहते हैं नफरत, जातिवाद, मनुवाद, अशिक्षा। क्योंकि शिक्षा का जो ये नया पैटर्न आया है वो किसी भी काम का नहीं है। अगर आप एजुकेटेड हैं और एक एजुकेशन के सेंस ऑफ ह्यूमर से आप सोच सकते हैं, सोचने समझने की आपके अंदर सलाहियत है, तो उस पैटर्न के ऊपर आप अगर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि आपके बच्चे का लाइफ बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं होगा। हर एज का एक अपना तरीका होता है पढ़ने और पढ़ाने का। तो इस वजह से देश को बिकने से बचाना है, देश को बर्बादी से बचाना है, देश को जातिवाद से बचाना है, देश को मनुवाद से बचाना है, और सबसे पहले देश को अशिक्षा से बचाना है। अशिक्षा वो जहर है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए, हमारी नस्लों के लिए ही नहीं, हमारे पूरे वतन के लिए बहुत जहर है। क्योंकि हमारा देश क्या, कोई भी देश जब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके वासी शिक्षित ना हो। हमारे विकास की जो सीढ़ी है वो शिक्षा से गुजर कर जाती है। विदाउट शिक्षा से, अगर विदाउट एजुकेशन से अगर हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो या तो हम कोई गैर कानूनी काम करते हैं या हम ऐसा कोई काम करते हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें कामयाबी भी मिलती है, दौलत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है और इज्जत भी मिलती है। सो प्लीज़ अपने देश को बचाइए अशिक्षा से, जातिवाद से, मनुवाद से, धर्मवाद से, और अपने देश को बिकने से बचाइए, उन गलत हाथों से बचाइए। कहीं तो टेबल के ऊपर 56 भोग लगे हुए हैं, कहीं इंसान एक दाने को भी तरस रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है कि कहीं तो लोगों के पास 56 भोग हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे मशरूम खाए जा रहे हैं, और कहीं पर एक मासूम बच्चा कूड़े में से बीन कर खाना खा रहा है। ऐसा भारत तो हमारे क्रांतिकारियों ने नहीं सपना सजाया था, ऐसे भारत का तो सपना हमारा नहीं था। बस मैं इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और आपको उम्मीद दिलाती हूँ कि आप एक ऐसे सशक्त भारत की रचना करेंगे हमारे साथ मिलकर, जिस भारत में धर्म सिर्फ घर पे या धर्म स्थलों पर होगा, लेकिन जब हम एक जगह जमा होंगे तो हम सिर्फ भारतवासी कहलाएंगे और हमें फख्र होगा कि हम भारतवासी हैं, हम भारत के हिंदू हैं, हम भारत के जैन हैं, हम भारत के सिख हैं, हम भारत के मुसलमान हैं, हम भारत के ईसाई हैं, हम भारत के दलित हैं। हमें फख्र होगा जब हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे। जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम। देश सेवा पार्टी अमर रहे।